तो आज हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं रोजनामचा। जो भी बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट नहीं किए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और अगर कोई समस्या होगा तो हमसे पूछेंगे। तो जर्नल एंट्री कहते किसको है, रोजनामचा किसको कहते हैं? तो व्यावसायिक लेन देनों को कालक्रमानुसार एवं व्यवस्थित रूप में लिखने की कला को हम लोग रोजनामचा या जर्नल एंट्री कहते हैं। कालक्रमानुसार कहने का मतलब हुआ है जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वैसे वैसे उसको लिखने, एक रिकॉर्ड करना को ही कालक्रमानुसार कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे घटित हो उसी प्रकार लिखना, डेट वाइज लिखना। मतलब 4 तारीख वाला 4 तारीख को लिखना, उसके बाद 5 तारीख वाला उसके बाद लिखना, 6 तारीख उसके बाद लिखना। तो कालक्रमानुसार और व्यवस्थित रूप में लिखने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा हमारा जो सिद्धांत या अवधारणा पर आधारित है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। और द्विपक्षीय अवधारणा के बारे में हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं कि द्विपक्षीय अवधारणा किसे कहते हैं। तो ये अवधारणा कहता है कि हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट को हम लोग हिंदी जो नाम होता है उसका वो नाम ही होता है। डेबिट पक्ष को हम लोग नाम पक्ष भी कहते हैं और क्रेडिट पक्ष को हम लोग जमा पक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे टर्म्स को हम लोग इंग्लिश में जाने। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और अभी के लिए भी। हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं और अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जितना भी टर्म्स होता है मोटा मोटी वो सब तुम लोगों को अंग्रेजी में जानना जरूरी है। तो हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट हर लेन देन का, जैसे जर्नल एंट्री करेंगे तो एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? कोई तो नियम होगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। तो 2 नियम है अभी वर्तमान में डेबिट एवं क्रेडिट करने के 2 नियम है। एक परंपरागत अवधारणा है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं और ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, ये कहा जाता है। और एक है आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा ये मॉडर्न अप्रोच है और ये कहा जाता है कि ये अमेरिकन अप्रोच इसको कहा जाता है। ठीक है, हम आधुनिक को थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। तो आधुनिक अवधारणा और परंपरागत अवधारणा। तो आज हम लोग इस वीडियो में परंपरागत अवधारणा को सीखेंगे, जानेंगे। परंपरागत अवधारणा, इसके अंतर्गत जो है खाता 3 प्रकार का होता है। खाता हम लोग जानते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। खाता किसे कहते हैं? तो लेन देन का जो भी लेन देन होते हैं व्यवसाय में, उन सभी लेन देनों का जो एक प्रमुख हेड होता है। मान लो जितना भी कैश से संबंधित लेन देन है या बैंक से संबंधित लेन देन है या कोई व्यक्ति है जिससे हम काफी लेन देन करते हैं। एक व्यक्ति है जैसे श्याम जिससे हम बहुत ज्यादा लेन देन करते हैं। तो इनसे संबंधित लेन देनों को एक स्थान पर लिखना क्या कहलाता है? खाता कहलाता है। जैसे वही लिखा हुआ है, लेन देनों को एक स्थान पर संक्षिप्त एवं व्यवस्थित अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। लेन देनों के एक स्थान पर संक्षिप्त एवं व्यवस्थित अभिलेख को हम लोग खाता कहते हैं। तो जितना भी ट्रांजैक्शन कैश से संबंधित होता है वो कहाँ चल जाता है? कैश अकाउंट में।
जितना भी ट्रांजैक्शन, जितना भी लेन देन बैंक से संबंधित होता है वो बैंक में चल जाता है। जितना भी लेन देन राम से संबंधित होता है वो राम के एक खाता बनाते हैं और उसमें सारा लिख लेते हैं कि राम से कितना खरीदे और कितना उसको भुगतान किए। श्याम से संबंधित जितना लेन देन होता है उसको एक जगह लिख लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग श्याम अकाउंट। तो ये क्या है, लेन देनों का एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो खाता जो होता है परंपरागत अवधारणा के अनुसार 3 प्रकार का होता है। कितना, कौन कौन? तो खाता 3 प्रकार का होता है। पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं, एक रियल अकाउंट जिसको वास्तविक खाता भी कहते हैं, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट जिसको हम लोग नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। अब पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता व्यक्तियों से संबंधित होता है या फर्मों से संबंधित होता है। तो व्यक्तियों, फर्मों या संस्थाओं से संबंधित खातों को हम लोग व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में रखते हैं या व्यक्तिगत खाता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम, श्याम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हारे जितना एरिया में जितना बिजनेस है, जैसे पवन वस्त्रालय एक पर्सनल अकाउंट हो गया, उसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो जितने भी व्यावसायिक संस्थाएं होती है या फर्में होती हैं या व्यक्तियों को हम लोग पर्सनल अकाउंट के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का जैसे जिससे आभास हो कि हाँ ये कोई व्यक्ति या फर्म से संबंधित है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के श्रेणी में रखते हैं। रियल अकाउंट इसको वास्तविक खाता कहते हैं। और वास्तविक खाता किससे संबंधित होता है, ये देखो, ऐसे खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वास्तविक खाता कहलाते हैं। वस्तु जैसे कि कुछ भी हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, गाड़ी, घर, जमीन, फर्नीचर, कैश, ये सभी जो है किसके उदाहरण है, रियल अकाउंट के उदाहरण है, वास्तविक खाता के उदाहरण है। तुम्हारे सामने रखा हुआ अलमीरा, फ्रिज, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सब सभी चीज, टेलीविजन, ये सब सभी चीज, मोबाइल फोन, ये सब सभी क्या है, रियल अकाउंट में आते हैं, वास्तविक खाता के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। ये खाते क्या होते हैं, तो ये खाते व्यापार के लाभ हानि एवं आय व्यय से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सैलरी पेड कर रहे हो, किसी को रेंट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड पेड कर रहे हो या डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, ये सब रेंट रिसीव कर रहे हो। तो ये सारा जो अकाउंट होता है ये सभी नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इससे आय व्यय या लाभ हानि का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया या डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट हम किसी को दें या डिस्काउंट हमको मिले, ये सब सभी किस में आते हैं, नाम मात्र के खाते में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के श्रेणी में आते हैं। तो ये 3 प्रकार का अकाउंट हो गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये किस अवधारणा के हिसाब से हुआ आया, तो परंपरागत जो हमारा अवधारणा है, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है हम लोगों का, उस हिसाब से 3 प्रकार का खाता होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो हमको उम्मीद है कि ये तुम लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा हम कुछ ट्रांजैक्शन लिए हैं जिसके माध्यम से हम लोग एक बार चेक करेंगे कि तुम लोगों को ये चीज क्लियर हुआ या नहीं, या इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एक हम यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो हम तुम लोगों को बात कहे हैं कि हर लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और क्रेडिट, और हर
लेन देन में, जैसे कि ये एक लेन देन है, तो हर लेन देन में डेबिट और क्रेडिट हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी क्या है, हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट पहचानना जरूरी है। अकाउंट कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले क्या है, एक लेन देन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें हर लेन देन में कम से कम 2 अकाउंट होगा। तुमको ये कम से कम 2 अकाउंट होगा, वो 3 अकाउंट भी हो सकता है, 4 अकाउंट भी हो सकता है। तो तुम लोगों को पता करना होगा कि कौन कौन सा अकाउंट उसमें उस लेन देन में शामिल है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पे एक अकाउंट तो हो गया कैश, ठीक है। और कैश कौन सा अकाउंट है अगर हम बात करें, तो कैश है तुम्हारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, है ना। तो ये रियल अकाउंट हो गया। उसी प्रकार और एक खाता कौन सा होगा, तो कौन स्टार्ट कर रहा है व्यवसाय? व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है व्यवसाय का मालिक, ऑनर। और ऑनर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखे हैं। ऑनर को दिखाते हैं हम लोग कैपिटल से, ठीक है। और कैपिटल कौन सा खाता होता है, चूंकि ये मालिक को दिखाता है और मालिक एक व्यक्ति है, इसलिए ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 खाता कौन कौन हो गया, एक हो गया कैश और दूसरा हो गया कैपिटल। कैश हो गया रियल अकाउंट और कैपिटल हो गया पर्सनल अकाउंट। उसी प्रकार तुम लोगों का एक और ट्रांजेक्शन हम लिए हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। अब इसमें एक खाता तो तुमको क्लियर है, राम, और दूसरा खाता क्या है, गुड्स। गुड्स आ रहा है और हम लोग किससे खरीद रहे हैं, राम से खरीद रहे हैं। चूंकि यहाँ कैश का से संबंधित विवरण नहीं है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये लेन देन कैसे हुआ है, तो उधार में हुआ है, ठीक है। कहीं पे कैश का जिक्र नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये लेन देन उधार में हुआ है। तो किससे हम लोग खरीदे हैं, राम से। और क्या खरीदे हैं, गुड्स। तो एक अकाउंट हो गया हमारा गुड्स और दूसरा अकाउंट हो गया हमारा राम। राम पर्सनल अकाउंट है, नाम है किसी व्यक्ति का, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। वहीं पे गुड्स माल है, वस्तु है जिसका हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। क्लियर है। गुड्स को हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो गुड्स नहीं लिखते हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड परचेज, ठीक है। तो हम लोग परचेज ही लिखेंगे जब जर्नल एंट्री करेंगे। तो परचेज कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी कभी ये नॉमिनल, किसी किसी किताब में नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में भी रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि परचेज करने से खर्च होता है और खर्च यदि होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का कहना है कि परचेज नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन चूंकि ये गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, गुड्स को शो करता है, इसलिए इसे रियल अकाउंट कहा जाता है। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे 1 नंबर का क्वेश्चन में और तुमको आइडेंटिफाई करने पर परचेज कौन सा अकाउंट है। तो तुम लोग रियल भी लिख सकते हो उस समय और नॉमिनल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रियल लिखना ज्यादा उचित है क्योंकि ये गुड्स को शो करता है, गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह तीसरा ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, अगेन यहाँ पे 2 जो अकाउंट मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा, गुड्स और कैश। तो एक हो गया गुड्स, ठीक है। गुड्स के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, परचेज कर रहे हैं तो परचेज ही यूज करेंगे, खरीद रहे हैं तो खरीदना को ही हम लोग शो करते हैं। और गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा, बहुत अच्छा, रियल अकाउंट हो जाएगा।
और हम लोग चूंकि कैश में खरीद रहे हैं तो कैश एक अकाउंट हो जाएगा, और कैश भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश भी रियल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहां पे जो दो अकाउंट होगा वो कौन सा दो अकाउंट है, तो गुड्स और कैश, तो हो जाएगा गुड्स और कैश। कैश तो हम लोग अभी डिस्कस कर लिए, कैश कौन सा अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट होता है। गुड्स भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल ही अकाउंट होगा। लेकिन ध्यान रखना, जर्नल एंट्री करने वक्त हम लोग गुड्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेल कर रहे हैं। जब परचेज करते हैं तो गुड्स की जगह क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, और जब हम लोग सेल करते हैं, बेच रहे होते हैं, तो गुड्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो गुड्स भी रियल अकाउंट हो गया, कैश भी रियल अकाउंट हो गया। अगला जो लेन देन हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं वो है रेंट, पेड रेंट। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, जो दो अकाउंट होगा, कौन कौन सा दो अकाउंट होगा, हम बोले हैं कि हर लेन देन में कम से कम दो अकाउंट होगा। तो सॉरी, एक हो गया रेंट, ठीक है। और रेंट हम लोग कैसे पेड कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरा और कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन रेंट हम लोग पेड कैसे कर रहे हैं, हम लोग मान लेंगे कि ये हम लोग कैश में पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो पेड करेंगे तो कैश में ही करेंगे, या तो चेक इशू कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कैश में पेड कर रहे हैं हम लोग रेंट को। तो रेंट खर्च है हमारा, ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। वहीं कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा, कैश हो जाएगा तुम्हारा रियल अकाउंट। ठीक है, उसी तरह एक और ट्रांजैक्शन हम लोग लिए हैं, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो यहाँ पे दो अकाउंट कैश और बैंक हो जाएगा। कैश तुम्हारा कौन सा अकाउंट हो जाता है, तो कैश हो जाता है तुम्हारा रियल अकाउंट। और बैंक जो दूसरा खाता है, यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, बैंक यहाँ पे हो जाएगा, बैंक एक संस्था है ना, तो संस्था है चूंकि, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हम भी इतना ही एग्जाम्पल देते हैं ताकि तुम लोगों को, हम बेसिकली चाहते हैं कि तुम लोग हर लेन देन को एनालाइज कर सको और समझ सको कि कौन कौन सा खाता हो सकता है एक लेन देन में, और वो जो खाता है वो किस श्रेणी में जाता है परंपरागत अप्रोच के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा रियल अकाउंट होगा और कौन सा नॉमिनल अकाउंट होगा। मेरा ये उद्देश्य था तुम लोग कि उसको पता कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। अब हम लोग परंपरागत पद्धति के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट करो और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के हिसाब से जो नियम होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है, तो बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो वस्तु या संपत्ति जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और जो वस्तु या संपत्ति जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है वो नियम है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित होता है, आय व्यय लाभ हानि से संबंधित होता है। तो ये बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट आपको क्या करना है, जितना खर्च हो या हानि हो उसको डेबिट करना है। जैसे हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं तो खर्च हो रहा है, सैलरी को डेबिट कर दो। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, खर्च हो रहा है, उसको डेबिट कर दो। और बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितना आय है, प्राप्तियां हैं, और जितना गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है,
उसको क्या करना है हम लोगों को, क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट का यही नियम है। तो अगर कुछ कमीशन हमको प्राप्त हो रहा है तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये नियम हो गया परंपरागत पद्धति का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। यही है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उम्मीद करते हैं इस नियम को तुम लोग याद कर लोगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। तुम लोग एक चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9, डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को जरूर एक बार देख लोगे, तो तुम लोगों को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।